इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, असल वजह जानकर आप रह जाएंगे हैरान। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर आज गर रहे खामोश तो कल गहरा सन्नाटा ही बचेगा चहुं ओर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदनामा न्यूज। आज दुनिया में बहुत सी जगहों पर विभिन्न कारणों से संघर्ष छिड़ा हुआ है। प्रमुख रूप से दो संघर्ष सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। एक रूस और यूक्रेन का संघर्ष तो दूजा इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष। दिलचस्प बात यह है कि इनको रोकने की कोशिश तो सभी कर रहे हैं, या यूं कहें तो शायद ज्यादा सही होगा कि संघर्ष विराम की कोशिश सभी कर रहे हैं, पर ऐसा होता कहीं भी दिख नहीं रहा, बल्कि ये दोनों ही संघर्ष और पैने यानी तीव्र होते जा रहे हैं। जिस पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के लिए पिछला यानी मई 2021 का हमला शुरू हुआ, वह एक ही पुरखे की निरंतरता में आए दुनिया के 3 धर्मों से जुड़ा ऐतिहासिक शहर है। उस 1 किलोमीटर से भी कम दायरे में तीनों धर्मों के जन्म और उनके पैगंबरों के साथ जुड़ाव के महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। यहूदी मान्यताओं के हिसाब से अब्राहम यहीं के थे, ईसा मसीह को भी यहीं सूली पर चढ़ाया गया था और ईसाई मान्यताओं के हिसाब से वे यहीं पुनर्जीवित हुए थे। मक्का मदीना के बाद इस्लाम का यह तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। इस्लाम धर्म की घोषणा यहीं हुई थी और इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से पैगंबर हजरत मोहम्मद यहीं से खुदा के पास गए थे। मान्यता है कि करीब 4000 वर्ष पहले अब्राहम के संदेशी और उनके पोते यहूदा के नाम पर बने यहूदियों को न कभी देश बनाने की सूझी, ना ही उसकी जरूरत पड़ी। यहूदी, जिन्हें अंग्रेजी में ज्यूइश भी कहते हैं। कुछ प्रख्यात जानकारों की माने तो इतिहास में इजराइल नाम का देश दुनिया के नक्शे पर कभी नहीं रहा। यहूदी धर्म के अनुयायी दुनिया भर के देशों में कहीं थोड़े कहीं बहुत थोड़े रहे और रहते रहे। इसकी असल वजह तो और भी दिलचस्प है, और वह यह है कि आज जिस यहूदी धर्म के लोगों का देश बचाने की बात कही जा रही है, उस यहूदी धर्म में तो देश या राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, बल्कि ज्यादा सही यह है कि भौगोलिक अस्तित्व वाले देश की अवधारणा का निषेध रहा है। फिर अचानक कोई 125 साल पहले यह अपना देश बनाने की कवायद शुरू हुई। 1897 में पहली जियोनिस्ट कांग्रेस हुई। ध्यान दें, यह यहूदी सम्मेलन नहीं बल्कि यहूदीवादी सम्मेलन था। यह अंतर मार्के का है, जैसे हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच का अंतर है, जैसे इस्लाम और तालिबान का अंतर है। यह आकाश पाताल का फर्क है। उस समय के ज्यादातर यहूदियों ने, ऑर्थोडॉक्स और सुधारवादी दोनों तरह के यहूदियों ने, इस सम्मेलन के आयोजन का तीखा विरोध किया था। विरोध इतना मुखर और तीखा था कि यह सम्मेलन सबसे घनी यहूदी आबादी वाले जिस शहर जर्मनी के म्यूनिख में होना था, वहां यहूदियों ने तब इसे होने ही नहीं दिया। आयोजकों को स्विट्जरलैंड के शहर बासेल में यह सम्मेलन करना पड़ा, या कहें उनसे करवाया गया। इस सम्मेलन की सारी कार्यवाही जर्मन भाषा में चली और इसने यहूदियों का अपना देश बनाने का प्रस्ताव तब पारित कर दिया। ज्यादातर यहूदियों ने इस आह्वान को, आपको जानकर हैरानी होगी, तब खारिज कर दिया था। उनकी 2 आपत्तियां थी। एक, धर्म में ही देश या राष्ट्र की अवधारणा का नहीं होना, तो दूसरा यह मानना कि अलग देश बनाने के नारे से मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों यानी ज्यूइश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दुनिया भर में यहूदी भेदभाव का निशाना बनेंगे। मजदूर मजदूरी नहीं कर पाएंगे, यहूदी व्यापारी धंधा नहीं कर पाएंगे। उनकी आशंका सही थी, बाद में हुआ भी यही। हिटलर और जर्मनी तो याद ही होगा सबको। जानकारी अनुसार इस जियोनिस्ट यहूदीवादी कांग्रेस के समय यानी 1897 में फिलिस्तीन की कुल आबादी 6 लाख थी। इनमें 95% अरब थे। सारे अरब मुस्लिम नहीं थे, इनमें कुछ ईसाई भी थे, और केवल 5% ही यहूदी थे। उस जमाने में फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य, मोटा मोटी तुर्की साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। पहले विश्व युद्ध यानी 1914 से 1919 में विजेता गठबंधन ने इस साम्राज्य को तब बिखेर दिया था। फिर दूसरे विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1939 से 1945 के बाद हिटलर के नरसंहारों का शुरुआती और निर्मम निशाना बने यहूदियों के प्रति उपजी हमदर्दी का फायदा लूट के लिए दुनिया के बंटवारे की जुगाड़ में लगे साम्राज्यवादी गिरोह ने उठाया और 1947 में नए देश के लिए जमीन का एक हिस्सा देने की बात हुई।
उस समय यानी 1947 में फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी अरब 13,50,000 थे और फिलिस्तीनी यहूदी करीब 6.5 लाख थे और इनका कब्जा सिर्फ 6% जमीन पर ही रहा। तत्पश्चात 1948 में इन्हीं जियोनिस्टों ने दुनिया भर के यहूदीवादियों को इकट्ठा करने का नारा दिया और ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि देशों के हथियारों की मदद और सैन्य शक्ति के साथ फिलिस्तीन में युद्ध छेड़ दिया गया। इस लड़ाई के बाद इजराइल नाम के देश का जन्म हुआ। इस थोपे गए युद्ध में आधी से ज्यादा करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनी आबादी शरणार्थी बन गई, अपने देश में ही बेघर या बाहर के देशों में बिना नागरिकता के रहने के लिए मजबूर कर दी गई। अब इन शरणार्थियों की तादाद कोई 35 से 40 लाख है। इसे उस वक्त भी सारी दुनिया ने धिक्कारा था। उसके बाद अब तक के सबसे प्रसिद्ध विख्यात वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन को इस नए देश इजराइल का दूसरा राष्ट्रपति बनने का न्योता दिया गया था, जिसे उन्होंने तब अस्वीकार कर दिया था। घटनाएं, सामाजिक राजनीतिक परिघटनाएं अपने आप नहीं घटती, हर एक के पीछे एक या एकाधिक कारण होते हैं। 1897 की पहली जियोनिस्ट कांग्रेस, 1947 के संयुक्त राष्ट्र के नए देश के फैसले, 1948 में फिलिस्तीन पर हमले और इजराइल नाम के देश के बनने और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई सैकड़ों निंदाओं, आलोचनाओं, भर्त्सनाओं के बावजूद इजराइल की भौगोलिक प्रसारवादी सोच और बाकी जमीन पर बस्तियां बसाने, इस बीच हुए मैड्रिड, ओस्लो, कैंप डेविड समझौतों सहित दर्जन भर अंतरराष्ट्रीय करारों और 50-100 आपसी करारों को इजराइल द्वारा बार बार हर बार तोड़ा गया और तोड़ने के लिए उसके पीछे कुछ कारण भी रहे। इस कारण का नाम है साम्राज्यवादी लूट की लिप्सा और दुनिया पर कब्जा करने की हवस। पहले विश्व युद्ध के ठीक पहले हुई जियोनिस्ट कांग्रेस के स्पॉन्सर और फाइनेंसर उस वक्त के साम्राज्यवादी देश थे। 1948 के हमले के रणनीतिकार थे ब्रिटेन और अमेरिका। उसके बाद से जारी सारे हमलों में इजराइल का संरक्षक, मददगार है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने पूरे इतिहास में जितने प्रस्ताव इजराइल की करतूतों और मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ पारित किए हैं, उतने किसी और मामले में नहीं किए। संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन की समस्या को लेकर जब जब भी वोटिंग हुई है, तब तब ज्यादातर मामलों में इजराइल के पक्ष में सिर्फ एक आध ही वोट पड़ा है और यह वोट रहा अमेरिका का। ट्रूमैन, आइजनहॉवर, केनेडी, जॉनसन, निक्सन से लेकर फोर्ड, कार्टर, रीगन, बड़े छोटे बुश, क्लिंटन, ओबामा से होते हुए डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका तक इस मामले में पूंछ हमेशा टेढ़ी रही। हाल के दौरों ने साबित कर दिया कि बाइडेन का अमेरिका भी इससे अलग नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर जरा से फिलिस्तीन को खंड खंड करके उस भूभाग में इजराइल को स्थापित करने में साम्राज्यवाद की इतनी दिलचस्पी क्यों है भला? तो बड़ी सिंपल सी बात है। दुनिया पर कब्जा जमाने के लिहाज से पश्चिम एशिया, वेस्टर्न मीडिया जिसे मध्य पूर्व कहते हैं, का रणनीतिक महत्व है। एशिया और अरब देशों की छाती पर सवार रहने के लिए यह बड़ी मुफीद जगह है। उस पर प्राकृतिक तेल और गैस का अपरिमित भंडार भी यही है। इसलिए तेल अबीब और पश्चिम यरूशलेम में चौकी कायम करना उसके लिए धंधे का सवाल है। कुछ लोग, लाख लोग मरते हैं तो मर जाए, अंतरराष्ट्रीय कानून कुचलते हैं तो कुचल जाए। अमेरिका को तो वैसे भी अपने धंधे से मतलब है, फिर वो चाहे गंदा ही क्यों ना हो। अब जरा भारत के रुख की भी बात कर लें इस मामले में, तो भारत ने सदैव फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के बीच शांति और सामंजस्य बनाने की ही बात कही है। एक तरफ जहां इजराइल के शक्ति सामर्थ्य को मान्यता दी है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन की जनता के दर्द को भी समझा है, उनकी मदद भी की है। यासर अराफात याद ही होंगे आपको, जो दुनिया भर में फिलिस्तीन की बात करते थे घूम घूम कर। ज्ञात है कि भारत ने यासर अराफात के प्रति सदैव सकारात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखा था जब वो जीवित और सक्रिय थे। हालांकि आज के भारत का झुकाव जरा इजराइल की तरफ ज्यादा है, उसकी भी अपनी तमाम वजहातें हैं। फिर भी भारत की जनता और सरकार ने हमेशा ही दोनों देशों इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य शांति और सहमति की ही वकालत की है और इनमें जरूरत पड़ने पर मध्यस्थता की पेशकश भी की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के विरुद्ध आए प्रस्तावों पर भारत तटस्थ रहा है। हालांकि कई देशों ने इजराइल की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर और अब तो ईरान के शामिल होने और किए जा रहे जबरदस्त हमलों पर गहरी चिंता भी जताई है।
विदेशी मामलों के कुछ जानकारों का मत है कि फिलिस्तीन पर हमलों का किसी भी तरह के धार्मिक विवाद से कोई संबंध नहीं है। यह सीधे सीधे फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर उसे अपना उपनिवेश बनाने की साजिश के जैसा है। फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य संघर्ष का सवाल अब केवल इन्हीं दोनों देशों का नहीं रह गया है, बल्कि पूरे विश्व का बन गया है। यही वजह है कि दुनिया भर में यहूदीवादी नेतन्याहू की इजराइल सरकार के हमलों के खिलाफ बहुत से शांति प्रिय लोग और संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध करते देखे जा रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि अभी ना तो संघर्ष विराम हुआ है और ना ही हमलों की तीव्रता घटी है, बल्कि हमले तो और बढ़े और घातक ही हुए हैं।